हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, मॉर्निंग हो रहा है, मॉर्निंग का 4 बज के यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:04 हो रहा है और मैं आप लोग के लिए बेसिकली कर रहा हूँ वीडियो शूट। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छा से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। मैं अगर मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। सभी को नीड होता है क्वेश्चन जानने की जिज्ञासा, खास करके जो पहली बार तैयारी करते हैं। तो देखिए, आप लोग के एग्जाम में कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दिखने वाला है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम है, बट मैंने वो टॉपिक लिया हूँ जो टॉपिक आप लोग एग्जाम में दिख सकता है। मैंने हर वो टॉपिक को कोशिश किया हूँ अपने अकॉर्डिंग सेट करने का। और यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखें, हिस्ट्री से भी आप लोग का क्वेश्चन होगा। भारतीय यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था किस स्थान पे हुआ था? भागलपुर में नहीं हुआ था, पटना है, रांची में नहीं हुआ था, और यहाँ पे क्या करें, बांकीपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बांकीपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, आप लोग टिक लगा लेंगे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में जानने की कोशिश करें, यह अधिवेशन कब किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? तो RN, ठीक है, RN मगुलकर ने किया था। तो ये 2-3 पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। क्वेश्चन को कई तरीक़ा से घुमा के पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, कभी इनका अध्यक्षता भी पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे यहाँ पे हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 73 84, ठीक है। पीट्स का भारत अधिनियम 1784 नहीं होगा। चार्टर एक्ट यहाँ पे बात करने में 1813 होगा, और चार्टर एक्ट 1833 ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पीट का नाउ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल इसका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही का थोड़ा सा इनके बारे में हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की बेसिकली स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसका स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा इम्पे उसके बात करने वाले इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, और ये पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिएगा। इसी के साथ आप पटना का जो हाई कोर्ट है ना, आप इनके बारे में भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। कब स्थापना हुई थी? तो 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1916 में बेसिकली इसकी स्थापना कर दिया गया था। तो इस वाले पार्ट को भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रहा है या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ सकते, बेहिचक पूछ सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, याद रखिए जो भी टेस्ट सीरीज होगा वो आप लोग का 1 साल तक का वैलिडिटी होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्लास मैं केवल GS सेक्शन ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे GS सेक्शन का ही अनुभव है, और तो आप GS सेक्शन के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें, बिहार राज्य का परमंडल का कुल संख्या है कितना है? 9 है, 12 है, 101 है या 7 है? ज्योग्राफी से मैं क्वेश्चन लिया हूँ, याद रखिएगा। तो 9 है। यहाँ पे एक एक करके सभी परमंडल के बारे में क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरहुत परमंडल है, इसके बाद सारण है, पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, कोसी है और दरभंगा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर हम समझाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखिए तिरहुत के अंदर कौन कौन सा आता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने आते हैं? तिरहुत के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो वहाँ पे हाईलाइट करेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कभी कभी आप लोग के एग्जाम में कि शिवहर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन होगा तिरहुत भी होगा, सारण भी होगा, मगध भी होगा, पटना भी होगा। तो तिरहुत पे आप टिक लगा लीजिएगा ना। आगे देखिए यहाँ पे सारण के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो सारण है, सिवान है, गोपालगंज। ये सब मैप अगर आप सामने रख रहे हैं ना, और मैप से कोशिश कर रहे हैं ना पढ़ने का, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सजा के बेसिकली रखा है। जैसे कि अगर आपको हम बताने की कोशिश करें दरभंगा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मधुबनी,
दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन इसलिए इस रूप में भी पूछा जाएगा कि जो समस्तीपुर है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो आपके ऑप्शन में दरभंगा, तो टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ भी यही सब बात लिखा गया। तो मैप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नाउ मुंगेर जो है ना, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुर के अंतर्गत आती है। नाउ 1 2 3 4 5 6 छः डिस्ट्रिक्ट मुंगेर के अंतर्गत आती है। नाउ दरभंगा देखें, यहाँ पे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर के अंदर देखिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, थोड़ा सा इसके अंतर्गत 2 ही डिस्ट्रिक्ट आती है भागलपुर के अंतर्गत, और पूर्णिया के अंतर्गत किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोसी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, तो इस सब बात को आप थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। ना आगे यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, एंड किस देश के अंतरिक्ष से धरती पर बगैर तार पे बिजली भेजेगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर भी पूछा जाएगा। हाल ही का हम क्वेश्चन तो बहुत ही कम मेंशन कर पाए हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। जो चीन जो है ना, धरती से बगैर तार पे ही बेसिकली अंतरिक्ष में क्या भेजेगा, बिजली भेजने की काम करेगा। नाउ यहाँ पे देखें अंतरिक्ष से धरती पर बगैर तार के बिजली भेजा जाएगा। चीन 2050 तक अपने स्टेशन पर सोलर से ही उतना ही बिजली बना सकेगा जितना कि अभी पूरे ब्रिटेन में बन रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाती है, इसीलिए बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और भी क्वेश्चन मन कर रहा था मेंशन कर पाऊँ, बट यहाँ पे क्या होता है कि मुझे क्वेश्चन टाइप करने नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैम जितना हुआ, क्योंकि मैम को भी कुछ काम था, इसके कारण से क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया था। नहीं तो और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं सोचा था और भी क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे सेट करूँ, बट किसी कारण वजह से हम क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए थे। ना आगे देखिए यहाँ पे बात करने में DPT, ठीक है, का टीका निम्नलिखित यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करें, DPT वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेन विच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे बात करें डिजीज। नो, टिटनेस के लिए, यहाँ टिटनेस तो होना ही चाहिए यहाँ पे। ना पोलियो नहीं होता, प्लेगा नहीं होगा। ना यहाँ पे TB नहीं होगा यहाँ पे, तो कट जाएगा ऑप्शन सी। डिप्थीरिया टिटनेस है, हाँ टिटनेस है, कुकर, खांसी, डिप्थीरिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें हम। यहाँ पे डिप्थीरिया, कुकर, खांसी, यहाँ पे टिटनेस से बचाव हेतु नवजात शिक्षकों को यहाँ पे DPCT का बेसिकली वैक्सीन दिया जाता है। थारू जनजाति बेसिकली किस राज्य में पाई जाती है, थारू जो जनजाति है ना, उत्तराखंड हो गया यहाँ पे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश नहीं होगा यहाँ पे। नाउ झारखंड भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, सॉरी आप लोग तो आंसर देख ली, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ आगे देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा बेसिकली किसने दिया था। देखिए नारा के अलावा भी आपको बहुत ही कुछ पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है। जब भी आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो आप एक स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और भी एग्ज़ाम दे या एग्ज़ाम हॉल में बैठे, तो सुभाष चंद्र के बोस के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, भगत सिंह के बारे में जानकारी होना चाहिए, लाला लाजपत राय के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट इनके अलावा। ठीक है, हालांकि ये वर्ड तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। थोड़ा सा जैसे कि आप सुभाष चंद्र बोस है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में 4-5 लाइन देख लें यहाँ पे। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को है ना नेता के रूप में जाना जाता है। इसका जन्म 13, ठीक है, हालांकि ये चीज़ पूछता नहीं, समझाने के लिए, ताकि आपको याद रह सके सुभाष चंद्र बोस के बारे में 4-5 लाइन वगैरह। तो 23 जनवरी यहाँ पे बात करें 1857 में इसकी जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुई थी इसकी, जन्म उड़ीसा में जन्म हुई थी यहाँ पे। अच्छा लिखा भी यहाँ पे, इसकी जन्म हुई थी कटक उड़ीसा में जन्म हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है ना 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना से बेसिकली हो गया था ताइवान में। तो ये मृत्यु और ये जन्म पूछा नहीं जाता है, बस हम इसलिए समझा देते हैं कल के डेट में कोई घटना हो ना, तो इस दोनों के अगर बीच में हो तो आप समझ सकते हैं कि इस समय में सुभाष चंद्र बोस जिंदा था, कुछ कर सकता होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं समझाने के लिए ये चीज़ मेंशन करता हूँ ना। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, दिल्ली चलो जय हिंद। ये सभी नारा बेसिकली किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। कब किया था, तो 1939 में बेसिकली किया था। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे, और ये याद रखिएगा, इनके यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी यहाँ पे लिखा हूँ तो ये नहीं कि बेकार का चीज़ लिखा हूँ तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है।
नाउ आगे देखिए, कांग्रेस 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पहली बार कब रहे थे? तो हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में बेसिकली। नाउ इनके बाद त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। इनके बारे में हम कभी हिस्ट्री जब आप लोग जैसे कि ज्वाइन कीजिएगा क्लास वगैरह, तो हम यहाँ पे इनके बारे में बताएंगे कि आखिर क्या रीजन था जो यहाँ पे दोबारा भी त्रिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। बहुत ऐसे कुछ बातें हैं जो हम आप लोग से कभी शेयर और करेंगे। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को, ठीक है, भारत से अलग कर दिया गया? जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अपना देश भारत है और यहाँ पे कुछ बर्मा है। तो 35 है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं हम, 199 पे ही रखेंगे, 1 साल के लिए वैलिड कर देंगे आप लोग के लिए। नाउ आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे 1935 प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे बात करें, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं किया था? यहाँ पे तो देखिए, कैबिनेट मिशन की सदस्य नहीं किया था। देखिए सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन 1946 में बेसिकली भारत आया था, आप सभी को पता होगा यहाँ पे। और डिटेल में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। विलियम वुड, ठीक है, ये बेसिकली अध्यक्ष नहीं किया था। बाकी जो पैथिंग लॉरेंस हैं, ये बेसिकली भारत के सचिव रहा करते थे। इनके अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन मार्च, ठीक है, याद रखिएगा, मार्च 1946 में भारत पहुंचे थे। इस मिशन का सदस्य बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्स किया था, यहाँ पे लॉरेंस किया था और अलेक्जेंडर किया था। यहाँ पे मैंने बताऊँ, अलेक्जेंडर जो है ना, वो क्या थे यहाँ पे, कहा यहाँ पे क्रिप्स जो था व्यापारी, ठीक है, व्यापारी बोर्ड का बेसिकली अध्यक्ष था यहाँ पे। और पैथिंग जो लॉरेंस था वहाँ, वो क्या था, तो भारत के सचिव रहे करते थे उस समय में। और यहाँ पे अलेक्जेंडर क्या थे, तो ठीक है, नौसेना के बेसिकली मंत्री हुआ करते थे। तो ये सब एक बेसिक चीज़ है जो आपको जानकारी एक होना चाहिए बेसिकली। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ बिहार इंडियन का एग्रीकल्चर से क्वेश्चन लिया कि भारत में सीमांतर कृषि का जोत भूमि का आकार क्या है? 5 हेक्टर, 2 हेक्टर से 4 हेक्टर, या 1 हेक्टर से कम, या 1 हेक्टर से कम? देखिए इनका आंसर हो जाएगा, इनका आंसर डी हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। यही मैं बात करने वाला हूँ। छोटे जोत की जोत भूमि होती है, उनको बेसिकली क्या बोला जाता है? 1 से 2 हेक्टेयर को है ना, इन्हें बोला जाता है, ये तो सीमांतर कृषि भूमि हो गया, उन्हें बोला जाएगा छोटे कृषि जोत भूमि बोला जाएगा। और 2 से यही अगर 4 हेक्टेयर के बीच में होता है, उसे अर्ध माध्यम भूमि जोत बोल सकते हैं। और 5 हेक्टेयर के अगर बीच में हो गया तो सबसे आप या उससे ज़्यादा है तो उन्हें आप एक बड़े लेवल के बोल सकते हैं कृषि भूमि जोत का आकार है, ठीक है। ये एक करेक्ट एरिया बेसिकली सेट किया गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। सो आज के लिए हम 10 क्वेश्चन ही यहाँ पे हम सेट कर पाए हैं, बट कोई नहीं, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही आप समझ जाइए। होगा तो हम नेक्स्ट और भी लाएंगे, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने फ्रेंड से PDF टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।